कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो रात के सन्नाटे में कॉर्नफील्ड के बीच भाग रही थी। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक पीछे से किसी ने उस पर चाकू से वार किया। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गई और वहीं मर गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, एक फार्मर जो इस साल की फसल को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि कौवों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी और इसी वजह से उसकी आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ रही थी। खैर, रात में जॉन हॉल में बैठा हिसाब किताब में डूबा था। सामने बिखरे कागजों पर उधार और खर्चों की लंबी लिस्ट फैली थी। तभी उसकी पत्नी मैरी वहां आई और मुस्कुराकर उसे आराम करने के लिए कहा। जॉन ने उसकी ओर देखा, लेकिन चुपचाप सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी नजरों में थकान के साथ गहरी चिंता साफ झलक रही थी। फिर अगली सुबह जॉन अपनी बेटी लिंडा के साथ मार्केट की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे कॉर्नफील्डों के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना था। लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो शॉप के ओनर ने ठंडे लहजे में कहा कि वो अब उसे उधार पर कुछ नहीं देगा। फिर उसने जॉन को याद दिलाया कि पिछला हिसाब अभी तक बाकी है और जब तक वो चुकता नहीं होता उसे नया सामान नहीं मिलेगा। जॉन ये सब कुछ चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसे पता था कि दुकान वाला सही बोल रहा है। ऊपर से बैंक का कर्ज पहले ही उसके सिर पर था और अब कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। निराश होकर वो बिना कुछ बोले वहां से लौट गया। लिंडा उसके साथ चुपचाप चलती रही। घर पहुंचने पर उसने लिंडा को अंदर भेजा और खुद अकेले कॉर्नफील्ड की ओर निकल पड़ा। कॉर्नफील्ड में कदम रखते ही उसका दिल बैठ गया। चारों ओर कौवों के झुंड फसल पर टूट पड़े थे। जॉन ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। आखिर में वो थक कर वहीं रुक गया। उसके चारों ओर बिखरी हुई फसल उसकी नाकामी की गवाही दे रही थी। जिसके बाद वो घर के बाड़ में गया। वो वहां पुराने औजारों के बीच कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर भूसे के पीछे एक छोटे बंद दरवाजे पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने उसे खोला और अंदर झांका, जहां उसे एक पुराना स्केरक्रो मिला जो पूरी तरह काले कपड़े से ढका हुआ था। जॉन ने धीरे धीरे वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटते ही सामने लकड़ी से बना एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। वहीं उसने देखा कि उस स्केरक्रो के सीने पर अजीब से निशान खुदे हुए थे, जो किसी पुराने रहस्यमयी प्रतीक जैसे लग रहे थे। उसने उस पुतले को बाहर निकाला। तभी उसका बेटा माइकल वहां आ गया। उसने उस पुतले को देखा और तुरंत रुक गया। माइकल ने हिचकिचाते हुए अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मानो उसे इस पुतले से कुछ गलत महसूस हो रहा हो। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर जॉन ने बिना कुछ कहे पुतले को वापस अंदर रख दिया। अगले दिन सुबह जब जॉन घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि बार्न का दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से अंदर भागा और वहां पहुंचकर देखा कि जो थोड़ी बहुत कॉर्न की फसल बची थी वो भी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। निराश होकर जॉन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे कोई रास्ता दिखाए, कोई उम्मीद दे। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। उसका पड़ोसी झूठ वहां आ गया, जो हाल ही में इस गांव में रहने आया था। उसके हाथ में 2 बियर के डिब्बे थे। उसने मुस्कुराते हुए एक जॉन को देने की पेशकश की, लेकिन जॉन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। झूठ ने उसकी उदासी देखी और पूछा कि क्या हुआ। जॉन ने सब बताया कि कैसे कौवों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। झूठ कुछ देर तक चुपचाप कॉर्नफील्ड की ओर देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला कि अगर जॉन उस पुतले को कॉर्नफील्ड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दे तो शायद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जॉन ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने झूठ की बात मान ली। वो पुतले को उठाकर कॉर्नफील्ड के बीचों बीच पहुंचा और उसे वहां खड़ा करने लगा। जैसे ही उसने पुतले को ऊपर उठाया, अचानक तेज हवा चलने लगी। कॉर्नफील्ड में फैले सारे कौवे एक साथ उड़े और आसमान की ओर गायब हो गए। जॉन वहीं खड़ा रह गया, हैरान और राहत महसूस करते हुए। लेकिन उसी पल उसे कॉर्नफील्ड के अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। कुछ पल तक वो आवाज सुनता रहा, फिर बेचैनी में कॉर्नफील्ड से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर जॉन ने माइकल को देखा और पूछा कि क्या वो कॉर्नफील्ड में खेल रहा था। माइकल ने हैरान होकर कहा कि वो तो पूरे समय घर पर ही था। जॉन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कॉर्नफील्डों की ओर देखने लगा। उसके मन में अब एक अजीब सा डर बस गया था। खैर, अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए, क्योंकि जमीन पर दर्जनों मरे हुए कौवे पड़े थे। ये देखकर वो कॉर्नफील्ड के बीचों बीच गया, जहां स्कारक्रो रखा था। वहां जमीन पर और भी ज्यादा मरे हुए कौवे बिखरे पड़े थे, जिसके बाद वो मरे हुए कौवों को समेटने लगा। तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक आदमी उतरा जो बैंक का एजेंट था। वो सीधे जॉन के पास आया, हाथ मिलाया और औपचारिक अंदाज में उसे उसके बढ़ते कर्ज की याद दिलाई। उसने कहा कि हालात और बिगड़ने से पहले अगर जॉन जमीन बेच दे तो नुकसान कम होगा। जॉन की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि उसकी जमीन अब ठीक चल रही है और वो कुछ ही दिनों में बैंक का सारा कर्ज चुका देगा। जिसके बाद उसने एजेंट को वहां से जाने को बोल दिया। आदमी ने हल्की मुस्कान दी और उसकी बात मानकर वहां से चला गया। जॉन वापस कॉर्नफील्ड की ओर लौटा और मरे हुए कौवों को हटाने लगा।
तभी उसकी नजर कॉर्नफील्ड के दूसरे कोने में पड़ी, जहां उसे एक सुनहरे बालों वाली औरत खड़ी दिखी। वही औरत जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जॉन उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन गलती से उसके पैर एक पानी डालने वाले बर्तन से टकरा गए। बर्तन गिरते ही पंप अपने आप चालू हो गया और पानी जोर से बहने लगा। उस आवाज से चौंककर औरत ने उसकी ओर देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। जॉन हक्का बक्का रह गया। जब उसकी नजरें औरत की आंखों से मिली तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। घबराकर वो पीछे हटा और जल्दी से कॉर्नफील्ड से बाहर निकल गया, जहां उसने देखा कि अब पानी का पंप ठीक से चल रहा था, जो पिछले कई दिनों से खराब पड़ा था। वो मुस्कुराया और सामने खड़ी मैरी को देखकर उसके गले लग गया। खैर, रात में वो एजेंट फिर से जॉन की जमीन पर आया। फोन पर किसी से बात करते हुए उसने कहा, वो बेवकूफ जल्द ही हार मान जाएगा। फिर उसने कॉर्नफील्ड के गेट पर एक मॉर्गेज का बोर्ड लगा दिया, जो ये दिखाता था कि जॉन पर भारी आर्थिक दबाव है। बोर्ड लगाने के बाद वो कॉर्नफील्ड के अंदर चला गया। तभी उस एजेंट को अचानक खेत के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ा चौंक गया और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए उस दिशा में देखने चला गया। वो टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक अंधेरे में से कुछ उस पर झपटा। घबराकर वो पीछे गिर पड़ा और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। किसी तरह वो खुद को संभालते हुए कॉर्नफील्ड से बाहर निकलने में कामयाब रहा और सड़क तक पहुंच गया। लेकिन उसी पल सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। अगली सुबह जॉन रसोई में खड़ा कॉफी बना रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर शेरिफ मिल्टन आया। उसका चेहरा सीरियस था और आवाज में सख्ती थी। उसने जॉन से पूछा कि वो पिछली रात कहाँ था। जॉन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो पूरी रात घर पर ही था, अपनी पत्नी मैरी के साथ। मैरी ने भी उसकी बात की पुष्टि की। फिर उसने शेरिफ से पूछा कि बात क्या है। मिल्टन ने कहा कि वो एजेंट मर चुका है, जो कल शाम उनके घर आया था। ये सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जॉन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर खुद कॉर्नफील्ड में जाकर जांच करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्केयरक्रो के नीचे पैसों का एक बंडल और एक घड़ी पड़ी थी। वो घड़ी को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे पास के कॉर्नफील्ड में किसी छोटी लड़की की गुनगुनाहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कॉर्नफील्ड के बीच एक परछाई तेजी से भागती नजर आई। जॉन तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी एक तेज और डरावनी चीख गूंजी। वो घबराकर पीछे हट गया और कॉर्नफील्ड के बाहर निकल आया। कुछ पल बाद खुद को संभालते हुए उसने कॉर्नफील्ड की तरफ आखिरी बार देखा, फिर चुपचाप वहां से लौट आया। घर पहुंचकर उसने कार निकाली और शहर की ओर चला गया। शहर में जॉन ने खाद की दुकान पर जाकर खाद के 2 बैग चुने। उसने हल्की मुस्कान के साथ जेब से वही पैसे निकाले जो उसे उस एजेंट के पास से मिले थे, लेकिन उन्हें खर्च करने को लेकर वो थोड़ा झिझक रहा था। तभी दुकानदार ने हंसते हुए कहा कि जॉन को इतनी सोच में नहीं पड़ना चाहिए, और मजाक में बोला कि अगर वो इन बैग्स का सही वजन बता दे तो वो आधे दाम में सामान दे देगा। जॉन ने बिना कोई समय गवाए तुरंत वजन बता दिया और वो बिल्कुल सही निकला। ये देखकर दुकान में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। अब जॉन के मन में भी ये बात गहराई से बैठने लगी कि शायद उसका भाग्य उस स्केयरक्रो को लगाने के बाद ही बदलना शुरू हुआ है। लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही स्केयरक्रो जल्द ही उसकी पूरी परिवार के लिए एक भयानक खतरा बनने वाला है। खैर, जब वो घर की ओर जा रहा था तभी खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि मैरी किसी टॉमी नाम के आदमी से बात कर रही थी। मैरी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वो उस आदमी से बोल रही थी कि जॉन अब बदल गया है, लेकिन वो आदमी उसकी बात सुनने के बजाय उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैरी ने तुरंत पीछे हटते हुए उसे रोकने की कोशिश की और साफ इशारे में कहा कि वो अपनी हद में रहे। ये देखकर जॉन को टॉमी पर गुस्सा आ गया, जिसके बाद जब टॉमी वहां से चला गया तो जॉन ने मैरी से बात की। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो कॉर्नफील्ड में कम ध्यान देकर परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगा। जॉन की बात सुनकर मैरी का चेहरा खिल उठा और उसने प्यार से उसे किस कर लिया। रात गहराते ही जॉन ने एक बियर निकाली और बरामदे में जाकर बैठ गया। उसकी नजरें दूर कॉर्नफील्ड की ओर टिकी थीं, जहां अंधेरे में खड़ा स्केयरक्रो उसे घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ घंटे बाद जॉन की नींद खुली। उसे तेज भूख महसूस हुई तो उसने कॉर्न का एक भुट्टा उठाया और खाने लगा, लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। जिज्ञासा से उसने भुट्टे को ध्यान से देखा और तभी उसकी नजर कुछ चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। कॉर्न के दानों के बीच एक इंसानी दांत फंसा हुआ था। डर के मारे जॉन ने भुट्टा जमीन पर फेंक दिया और झुककर ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, जहां उसका बेटा माइकल खड़ा था। वो अचानक कॉर्नफील्ड की ओर भाग निकला और ये देखकर जॉन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर खोजने के बाद जॉन ने माइकल को ढूंढ लिया। वो जमीन पर बैठा रो रहा था। जॉन उसके पास गया, घुटनों के बल झुका और चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। माइकल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, पापा, उसे पता है कि मुझे सब पता है। जॉन ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया
और उसे दिलासा देने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर माइकल की पीठ पर गई, जहां खून से सना हुआ भूसा चिपका हुआ था। जॉन ने कांपते हाथों से वो भूसा हटाने की कोशिश की और अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। माइकल का शरीर अचानक उसके सामने से गायब हो गया था और जमीन पर सिर्फ उसकी शर्ट पड़ी मिली। डर से जॉन का गला सूख गया। फिर उसने धीरे धीरे ऊपर नजर उठाई, जहां अब स्केरक्रो की जगह वहीं खुद खंभे से बंधा हुआ था। वो डर के मारे जोर से चीख पड़ा और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई और ये सब बस उसका एक भयानक सपना निकला। तभी मैरी उसके पास आई और सामने की ओर इशारा करते हुए बोली कि कॉर्नफील्ड अब बिल्कुल हरी भरी और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही है। ये देखकर जॉन के चेहरे पर राहत की झलक आई। वो बिना समय गवाए जल्दी से कॉर्नफील्ड की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारी फसल सच में हरी भरी और ताजा हो गई थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक भुट्टे पर पड़ी, जहां उसे एक अंगूठी फंसी मिली। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उस अंगूठी को उठाया और उसे हाथ में थामे चुपचाप घर की ओर लौट गया। लेकिन तभी उसे दूर से मैरी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो भागता हुआ घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मैरी जमीन पर बैठी रो रही थी। जॉन घबराकर उसके पास गया और कांपती आवाज में पूछा कि क्या हुआ। मैरी ने कांपती आवाज में कहा कि टॉमी ने अपनी जान ले ली है। ये सुनकर जॉन सोच में पड़ गया। तभी मैरी की नजर उसके हाथ पर पड़ी, जहां जॉन के हाथ में टॉमी की वही अंगूठी थी। वो हैरान होकर उठी और बोली, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? जॉन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैरी की आंखों में शक साफ दिख रहा था। उसे लगने लगा था कि जॉन ने टॉमी के साथ कुछ किया है, पर जॉन ने उसे बार बार भरोसा दिलाया कि उसने कुछ नहीं किया। जिसके बाद मैरी भी कुछ हद तक शांत हुई और उसके बातों पर यकीन करने लगी। लेकिन अब जॉन को लगने लगा था कि ये सब घटनाएं किसी न किसी तरह उस स्केरक्रो से जुड़ी हैं, इसलिए वो बिना देर किए सीधे बार्न की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने एक हथौड़ा उठाया और डरावने स्केरक्रो को वहां से हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन काम करते हुए अचानक एक कील जॉन की हथेली में धंस गई। वो दर्द से कराह उठा और वहीं रुक गया। कुछ देर तक वो वहीं झुका रहा। फिर किसी तरह कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसने घाव पर बांध लिया। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे सीधा बार्न की ओर चल पड़ा। उसने वहां से कुल्हाड़ी उठाई और फिर से कॉर्नफील्ड की तरफ बढ़ गया। वो कॉर्न की कतारों को चीरता हुआ उस जगह पहुंचा जहां डरावना स्केरक्रो हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। तब अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा पास की कॉर्न की कतारों से खून टपक रहा था और ठीक उसी समय वहां एक छोटी बच्ची प्रकट हुई, वही जिसकी गुनगुनाहट वो कई बार कॉर्नफील्ड से सुन चुका था। वो शांत आवाज में बोली कि जॉन को अपने परिवार और खुद को स्केरक्रो से बचाना होगा। उसने कहा कि स्केरक्रो का एक ही मकसद है, कॉर्न की फसल को हरा भरा रखना। अगर कोई उसके और कॉर्नफील्ड के बीच आए तो वो उसे खत्म कर देता है। उसने बताया कि जॉन अब अपने परिवार में उलझा हुआ है, इसलिए उसका ध्यान कॉर्नफील्ड से हट गया है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। स्केरक्रो उसे और उसके परिवार को मिटा देगा। इतना कहकर वो बच्ची चुप हो गई और अगले ही पल अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा और देखते ही देखते वो लड़की किसी दरांती के वार से दो टुकड़ों में बंट गई। जॉन के मुंह से चीख निकल गई। वो डर के मारे कॉर्नफील्ड से भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन घर में सन्नाटा था। न मैरी थी न बच्चे। घबराहट में उसने फ्रिज से बियर निकाली और एक ही सांस में पी गया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, जहां स्केरक्रो उसके ठीक बगल में खड़ा था। वो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। अब जॉन का सब्र टूट चुका था। गुस्से और डर के मिले जुले भाव में वो फिर से कॉर्नफील्ड की ओर भागा। उसने स्केरक्रो को खंभे से उतारा और फिर उस पर आग लगा दिया। उसी समय मैरी और बच्चे घर लौटे। उन्होंने कॉर्नफील्ड से उड़ता धुआं देखा और दौड़ते हुए जॉन के पास पहुंचे। मैरी ने चौंक कर पूछा कि वो क्या कर रहा है। जॉन ने भारी सांसों के बीच कहा कि उसे इसे खत्म करना था। मैरी ने थके और डरे हुए स्वर में कहा कि शायद जॉन को कुछ दिन आराम की जरूरत है। लेकिन जॉन अचानक उस पर भड़क उठा, जिसकी वजह से मैरी नाराज होकर अपने घर की ओर लौट आई। इसके बाद जॉन जूड के ट्रेलर की ओर चला गया। वहां उसका स्वागत वही सुनहरे बालों वाली औरत ने किया। उसने बोला कि उसका नाम मिरांडा है, जूड की पत्नी, और फिर जॉन को अंदर आने का इशारा किया। मिरांडा ने सहज स्वर में पूछा कि क्या उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया है। जॉन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या जूड घर पर है, जिस पर मिरांडा ने बताया कि वो शहर गया हुआ है। ये सुनकर वो वहां से जाने लगा कि मिरांडा की नजर उसके जख्मी हाथ पर पड़ी। उसने तुरंत कहा कि वो उसका घाव साफ कर देगी। वो फर्स्ट एड का डिब्बा लाई और सावधानी से जॉन का घाव साफ करने लगी। इस दौरान जॉन अपने मन का बोझ साझा करने लगा। कॉर्नफील्ड में हो रही अजीब घटनाएं, बेचैनी और मैरी से बढ़ती दूरी। मिरांडा उसकी बात ध्यान से सुनती रही, फिर शांत स्वर में बोली कि वो बहुत दबाव में है और उसे खुद को थोड़ा हल्का होना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। जॉन ने पहले खुद को रोकने की कोशिश की,
लेकिन अगले ही पल वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका। अगली सुबह जब सूरज की किरणें ट्रेलर की खिड़की से अंदर आईं, तो जॉन बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ और ट्रेलर से बाहर निकल आया। रास्ते में उसकी नजर कॉर्नफील्ड की ओर गई, जहां उसने देखा कि स्कारक्रो फिर से अपनी जगह पर खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से घर पहुंचा, जहां दरवाजे के पास उसके बच्चे खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और नाराजगी थी। जॉन ने पूछा कि मैरी कहाँ है। उसकी बेटी लिंडा ने गुस्से में कहा कि अब उसे घर की नहीं, सिर्फ कॉर्नफील्ड की परवाह है। ये कहकर दोनों बच्चे वहां से चले गए। फिर जॉन घर के अंदर गया, जहां मैरी किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने जॉन को देखा, उसने गुस्से में पूछा कि वो किस औरत के साथ उसे धोखा दे रहा है। जॉन झुंझलाकर चिल्लाया कि वो आखिर क्या बकवास कर रही है, लेकिन मैरी अब उसके बदले हुए स्वभाव से पूरी तरह टूट चुकी थी। कांपती आवाज में उसने कहा कि अब बहुत हो गया है और बेहतर होगा कि जॉन ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाए। ये सुनकर जॉन चुपचाप वहां से चला गया और बार्न की ओर बढ़ गया। उसी वक्त झूड वहां आ पहुंचा। उसने चिंतित नजरों से जॉन को देखा और पूछा कि सब ठीक है या नहीं। जॉन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बताया। झूड कुछ देर तक चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला कि उसे उसके घर चलना चाहिए। दोनों साथ में उसके घर पहुंचे। फिर झूड ने एक पुरानी किताब जॉन को दी और कहा कि अब उसके सभी सवालों के जवाब इसी किताब में मिलेंगे। उसने बताया कि ये किताब काले जादू से जुड़ी हुई है। जिसके बाद उसने स्केरक्रो के बारे में बताया। स्केरक्रो को वही नियंत्रित कर सकता है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसका ध्यान रखे, लेकिन इसके बदले उसे अपनी हर रुकावट मिटानी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी। ये सुनकर जॉन का दिल दहल गया। वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। वो तेजी से घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी टक्कर शेरिफ मिल्टन से हुई। शेरिफ ने चिंतित स्वर में पूछा कि क्या सब ठीक है। जॉन ने सिर हिलाकर कहा कि सब ठीक है। फिर शेरिफ ने दोबारा उन मरे हुए लोगों के बारे में पूछा। इस पर जॉन ने कहा कि वो उसे बताएगा नहीं, बल्कि अब सब कुछ खुद दिखाएगा। फिर दोनों बार्न की ओर चले गए। जॉन ने बताया कि यहीं उसे स्केरक्रो मिला था और उसी स्केरक्रो ने उन दोनों को मारा था। फिर धीरे धीरे दोनों नीचे की तरफ उतरे, जहां अंधेरा और गहराता जा रहा था। जॉन ने ठंडी आवाज में कहा कि स्केरक्रो सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उसकी भी रक्षा करता है। शेरिफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जॉन को शक भरी नजरों से देखने लगा और बोला कि उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, इसलिए उसे हिरासत में लेना पड़ेगा। उसी पल पास से एक अजीब आवाज गूंजी। जॉन ने दरार से झांका और तभी अचानक अंधेरे से झूठ सामने आया। उसने बिना एक शब्द बोले शेरिफ के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे शेरिफ वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी समय मैरी अंदर आई और पूछा कि जॉन किससे बात कर रहा है। जॉन ने एक दिशा में इशारा किया, लेकिन मैरी को उस तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जॉन घबराया हुआ बोला कि यह सब स्केरक्रो की करतूत है। उसने टेबल पर रखी किताब उठाई और मैरी को दिखाई, लेकिन जैसे ही मैरी ने किताब खोली, उसमें कोई काला जादू नहीं था, बल्कि वो बाइबल थी। तभी मैरी की नजर नीचे गई, जहां फर्श पर शेरिफ बेहोश पड़ा था। ये देखते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो घबराकर वहां से भागी और घर पहुंचकर बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैरी ने दरवाजे की दरार से झांका, जहां बाहर कुछ हलचल हो रही थी। डरते हुए उसने बच्चों को साथ लिया और खिड़की से बाहर निकल गई। इस बीच जॉन कमरे में आया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक मैरी और बच्चे कॉर्नफील्ड की ओर भाग चुके थे और अफरा तफरी में माइकल अपनी माँ से बिछड़ गया। मैरी कॉर्नफील्ड में दौड़ती रही, अपने बेटे को बार बार पुकारती रही, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। उधर माइकल अकेला उस घने खेत में भटक रहा था। तभी उसे दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि उसके पिता वहां हैं और ये सोचकर वो वहां से भाग निकला। दूसरी ओर जॉन कॉर्नफील्ड में पहुंचा, जहां उसने झूड और मिरांडा की लाशें देखीं। अचानक झूड हिला और धीमी आवाज में बोला, स्केरक्रो को उन्हें ले जाने दो। तभी जॉन को एहसास हुआ कि झूड और मिरांडा असली नहीं थे, वे स्केरक्रो की बनाई हुई माया थे। उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और माइकल को ढूंढने लगा। माइकल भागते भागते बार्न में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक बार्न का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और तभी उसके पीछे धीरे धीरे वो स्केरक्रो उभरता हुआ दिखाई दिया। माइकल की आंखें डर से फैल गईं। उसने जोर से चीख मारी और भागकर ट्रैक्टर के पीछे छिप गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो भयानक स्केरक्रो वहां भी पहुंच गया, जिसके बाद माइकल जमीन पर रेंगते हुए ऊपर की तरफ चढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो लकड़ी के तख्तों के बीच से झांक रहा था, तभी स्केरक्रो ने उसकी ओर दरांती फेंकी, जो बाल बाल उसे लगने से बच गई। लेकिन अचानक नीचे किसी ने फिर से सीढ़ी खड़ी कर दी और इस बार वह कोई और नहीं बल्कि शेरिफ मिल्टन निकला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, स्केरक्रो ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। ये देखकर माइकल चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर मैरी, लिंडा और जॉन वहां दौड़ते हुए पहुंचे। जॉन ने चिल्लाकर कहा, रुको, अब और नहीं। स्केरक्रो कुछ पल के लिए रुका और उसकी ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मैरी और लिंडा को देखा, वो फिर से हमला करने बढ़ा। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्केरक्रो ने उस पर जोरदार हमला किया। जॉन जोर से गिरा और बेहोश हो गया।
फिर वो लिंडा की ओर मुड़ा और उसका गला पकड़कर दीवार पर दबा दिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी मैरी कुल्हाड़ी लेकर आई और पूरी ताकत से स्केरक्रो का हाथ काट दिया। वो दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही पल फिर उनकी ओर बढ़ गया। तभी ट्रैक्टर की लाइट जल उठी और उसमें माइकल बैठा था, हिम्मत और गुस्से से भरा हुआ। जॉन ने मौका पाकर स्केरक्रो को पकड़कर ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया और माइकल ने ट्रैक्टर बढ़ाते हुए उस भयानक पुतले को कुचल दिया, लेकिन ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। जॉन ने दौड़कर अपने बेटे को खींचा और उसे गले से लगा लिया, जिसके बाद वे सभी वहां से जाने लगे थे। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा स्केरक्रो अचानक हिला और उसने जॉन का गला पकड़ लिया। मैरी और बच्चों ने मिलकर उस पर फिर हमला किया और अंत में उसे गिरा दिया। भारी सांसों के बीच उन्होंने आखिरकार उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और स्केरक्रो का श्राप खत्म हो गया। सुबह की पहली किरणों के साथ परिवार बार्न से बाहर आया। वे थके हुए थे, घायल थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान दी। और फाइनल सीन में हम देखते हैं कि वही छोटी लड़की कॉर्नफील्ड के किनारे खड़ी थी। वो चुपचाप आगे बढ़ी, जमीन से स्केरक्रो के टूटे हुए टुकड़े उठाए और उन्हें वापस उसी जगह ले गई जहां से जॉन ने उस डरावनी चीज को पहली बार निकाला था। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।